नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित ओलकर, NISM क्वालिफाइड रिसर्च एनालिस्ट एंड फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर। आज के इस वीडियो में हम यस बैंक स्टॉक का डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। हम जानेंगे स्टॉक का नेट प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर, पी रेशो, इंडस्ट्री पी और सबसे इंपॉर्टेंट हम स्टॉक का फेयर वैल्यू मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखो मार्केट में जो प्राइस है 16-17 रुपये के आसपास में है NSE BSE में, बट हम फंडामेंटल रेशो से कैलकुलेट करेंगे कि स्टॉक की प्राइस कंपनी के प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के हिसाब से कितनी होनी चाहिए। इससे आप ये पता कर सकते हैं कि स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। ये आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली लॉन्ग टर्म के लिए। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे मैं आपको कोई स्टॉक की टिप्स नहीं दे रहा हूँ। मतलब मैं आपको यहाँ पे यस बैंक को बाय सेल करने का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से। मेरे यहाँ पे प्योरली फंडामेंटल एनालिसिस है। यहाँ पे जो भी आपको डेटा लिखा है हम इसको एनालिसिस करेंगे। आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेना है कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। मेरा आपको कोई भी पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है। एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो मैं अब डेटा लिखने वाला हूँ, जो हम कंपेरिजन करेंगे, ये डेटा मैंने बिल्कुल ऑथेंटिक वेबसाइट valueresearch.com और मनी कंट्रोल से लिया है और दोनों वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहां पर जाकर इस डेटा को पूरा वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम यस बैंक शेयर की मार्केट प्राइस देखें एज ऑन 28 फेब तो वो थी 16.75। आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें दोस्तों तो उसका नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड किया गया है -3026.95। ये जो पूरा डेटा है यहाँ पे जो लिखा है ये इस साइड पर, ये है एज ऑन 2 मार्च 2025। ये डेटा इस साइड का मैंने लिया है valueresearch.com वेबसाइट से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं नेगेटिव में है नेट प्रॉफिट। ये बहुत ही एक नेगेटिव साइन है दोस्तों स्टॉक की, फंडामेंटल स्टॉक की प्राइसिंग के लिए। अर्निंग पर शेयर स्टॉक की है 0.69 जो कि पॉजिटिव में है, बट इतनी भी अच्छी नहीं बोल सकते हैं इसको। अर्निंग पर शेयर जनरली 10-20 के ऊपर हो तो उसको अच्छा माना जाता है। मतलब अर्निंग पर शेयर का मतलब ये होता है कि आप अगर कोई एक शेयर आप बाय करते हैं यस बैंक का, तो कंपनी को कितना रुपए की अर्निंग हो रही है अगर आप एक शेयर बाय करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मतलब 1 रुपये से भी कम का अर्निंग हो रहा है यस बैंक को अगर आप एक शेयर बाय करते हैं, तो बहुत कम है काफ़ी। पी रेशो है स्टॉक का 24.22। पी रेशो का दोस्तों मतलब ये होता है, पी का मतलब यहाँ पे जो होता है पी का मतलब होता है प्राइस, ई का मतलब होता है अर्निंग। प्राइस टू अर्निंग रेशो दोस्तों ये होता है कि इन्वेस्टर्स हाउ मच अमाउंट दे आर विलिंग टू पे। मैं आपको उसको सिंप्लीफाई करता हूँ। अगर पी रेशो 24.22 है, मैं इसको 24 कंसीडर कर लेता हूँ। इसका मतलब ये है कि कंपनी को अगर 1 रुपये का अर्निंग हो रही है तो आप उसका 24 टाइम्स देने के लिए रेडी हो। 24 टाइम्स आप उसको पे कर रहे हो कंपनी को। तो 24 ये जितना पी रेशो दोस्तों बहुत अच्छा कंसीडर किया जाता है, बट ये जो है पी रेशो ये कम होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो 24 है। जनरली पी रेशो 5-10 के अंदर हो तो उसको अच्छा कंसीडर किया जाता है, अंडर वैल्यूड माना जाता है। अंडर वैल्यूड का मतलब ये है कि स्टॉक की प्राइस कभी अंडर वैल्यूड है, जो होना तो उससे कम है, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो देखो पी रेशो उसका 24 है, बट अब यहाँ पर आप देखेंगे नीचे बॉटम पे इंडस्ट्री पीई ये दिखा रहा है आपको 9.68। इंडस्ट्री पी ये है कि यस बैंक एक बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है, तो इसके जो पीर्स है मतलब जो इसका कॉम्पिटिटर है वो कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, या अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा कैनरा बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, बंधन बैंक हो गई, या बजाज फाइनेंस हो गई, जो इस बैंकिंग सेक्टर में रिलेटेड है। ये सब इसके कौन है? कॉम्पिटिटर्स। तो उनका अगर आप देखेंगे इंडस्ट्री पीई तो वो है 9.68। मतलब कि बाकी सब का मिलाकर इंडस्ट्री पीई है 9.68 और पी रेशो यस बैंक का है 24। तो देखिए 24/9 से काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर दोस्तों। ये बहुत ही नेगेटिव साइन होता है स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करो तो देखो पहला तो एक थंब रूल यही है कि स्टॉक का जो पी रेशो होता है वो इंडस्ट्री के पी रेशो से हमेशा कम होना चाहिए। कम का मतलब ये है कि वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है। देखिए पूरी इंडस्ट्री मतलब 9 पॉइंट से का पी रेशो दिखा रही है, बट यस बैंक अकेला ही 24 दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स का जो फेथ है वो स्टॉक पे कुछ ज़्यादा ही रिलायंस है, क्योंकि अदर कंपनीज का इंडस्ट्री पी तो 9 ही है। तो काफ़ी गैप है दोनों के बीच में, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट डबल है यहाँ पे पी रेशो। अगेन ये नेगेटिव साइन है। डीई रेशो का मतलब होता है डेब्ट टू इक्विटी रेशो 1.96 है। ये भी काफ़ी नेगेटिव साइन है दोस्तों। डीई रेशो का मतलब ये होता है डेब्ट टू इक्विटी रेशो, मतलब कि कंपनी
कंपनी कितना पैसा मार्केट से बोरो कर रही है अपना बिजनेस चलाने के लिए, मतलब कितना कर्जा ले रही है मार्केट से, कितना लोन ले रही है। तो देखो अगर आपको बिजनेस को रन करना है तो देखिए लोन अच्छी बात है, लेना चाहिए, बट ये जो लोन का जो रेशो नंबर है 1.96, जनरली डी रेशो जो होता है वो अगर लेस देन 1 है तो उसको अच्छा माना जाता है, मतलब बट अगर ये 1 से ज़्यादा ऊपर होता है या 1 से 1.5 के ऊपर होता है तो उसको अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता है। इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास में फंड की कमी है, कंपनी आउटसाइड से मार्केट में पैसा ले रही है और अपना बिजनेस चला रही है। तो देखो ये भी एक नेगेटिव साइन था, ये पी रेशो इंडस्ट्री भी नेगेटिव साइन था। नेट प्रॉफिट जो उसका रिकॉर्ड किया गया था नेगेटिव था, -3026.95। तो यहाँ पे पूरा जो डेटा है मेजरली नेगेटिव ही है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3.18% है। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब ये होता है कि कंपनी की जो इक्विटी, कंपनी की जो खुद की कैपिटल है, उसको उस पर कंपनी को कितना % का रिटर्न जनरेट हो रहा है। तो ये पॉजिटिव है 3.18% ये, बट इतना भी एक ये इसको हम प्रॉमिसिंग नोट नहीं बोल सकते। जनरली जो ROE होता है वो 10% से ऊपर होना चाहिए, तो इसको अच्छा कंसिडर करते हैं हम, मोर देन 10%। अब कैलकुलेट करते हैं स्टॉक की फेयर वैल्यू। देखिए स्टॉक की फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम अर्निंग पर शेयर, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं EPS, इसको मल्टीप्लाई करेंगे PE रेशो से, तो हमको स्टॉक की PE रेशो मार्केट प्राइस मिलेगी, फेयर वैल्यू मिलेगी। आप भी अपने कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। EPS 0.69 मल्टीप्लाई बाय 24.22 आप करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी अराउंड 16.71। आप भी कैलकुलेट कीजिएगा मेरे साथ में। 16.71 जो इसकी आपको फेयर वैल्यू मिलेगी, मतलब ये इसकी वैल्यू होना चाहिए, और वैल्यू कितनी है इसकी 16.75। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो फेयर वैल्यू पे ही है स्टॉक। तो देखिए कभी भी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करना हो तो हमेशा स्टॉक अपने फेयर वैल्यू से नीचे होना चाहिए। मतलब यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया 16 रुपये, राइट, बट अगर ये इसकी मार्केट प्राइस 11 रुपये के आसपास होती तो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा ऑप्शन था। बट कंसिडरिंग PE रेशो, DE रेशो और नेट प्रॉफिट ये सब पॉजिटिव होते तो मतलब बाकी चीज़ों ने भी सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि फेयर वैल्यू के ऊपर ही आप स्टॉक को बाय कर लेंगे। तो अगेन यहाँ पे तो 16.71 16.75 ऑलमोस्ट सेम ही है, तो फेयर वैल्यू जितनी होना चाहिए थी उतनी ही है। तो ये था स्टॉक के रेशो। अब हम चलते हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में स्टॉक के एनुअल रिपोर्ट और शेयर होल्डिंग। पहले मैं आपको स्टॉक की शेयर होल्डिंग बताता हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए शेयर होल्डिंग में अगर आप देखेंगे यहाँ पे DII का मतलब दोस्तों होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब जो डोमेस्टिक इंडिया विद इन इंडिया के अंदर जो बैंकिंग सिस्टम है, जो म्यूचुअल फंड है, जो मर्चेंट बैंकर है, जो कॉर्पोरेट बॉडीज़ है, वो कितना % पैसा यस बैंक में लगा रही है। तो ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देखिए 38% DII ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है यस बैंक के अंदर। बाद में है पब्लिक सेक्टर, मतलब जो हमारे जैसे जो लोग हैं, जो आप लोग हैं, जो रिटेल लोग हैं, उन लोगों ने कितना % पैसा लगा रखा है, 34% पैसा लगा रहा है। 38% डोमेस्टिक, 34% पब्लिक का है। और FII का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब जो इंडिया के बाहर, जो फॉरेन में, जो इंडिया के बाहर के जो इन्वेस्टर है, जो इंडिया में पैसा लगाते हैं, उन्होंने कितना लगाया है 27%। तो ये तीनों को आप कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे तो ऑलमोस्ट 100% के आसपास आएगा। मैंने पॉइंट का वैल्यू लिखा नहीं है, तो ये 99 के आसपास आना चाहिए आई थिंक, क्योंकि मैंने पॉइंट की जो वैल्यू थी वो उसके अंदर लिखा नहीं हूँ। अब सबसे यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली है कि जब ये मैं शेयर होल्डिंग का डेटा देख रहा था मनी कंट्रोल वेबसाइट पे, तो मुझे वहाँ पर प्रमोटर्स का कोई भी डेटा नहीं दिखा। मतलब वहाँ पे लिखा हुआ था प्रमोटर्स नो डेटा अवेलेबल। प्रमोटर्स का मतलब दोस्तों ये होता है, प्रमोटर्स का जो डेटा था वो था नो डेटा मनी कंट्रोल वेबसाइट पे। प्रमोटर दोस्तों क्या होते हैं? प्रमोटर्स कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट, जो कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिसको जो कंपनी के स्टेक होल्डर भी बोलते हैं, जो कंपनी के में डिसीजन लेते हैं, कंपनी की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में लॉन्ग टाइम क्या ग्रोथ होगी कंपनी की, ये वो लोग होते हैं प्रमोटर्स। तो आप इमेजिन कीजिए कि समझ लीजिए आप अपनी एक कंपनी खोली है और आप उन कंपनी के आपने खुद ने शेयर बाय नहीं कर रखे हैं, मतलब आप कंपनी के एक डायरेक्टर है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, आप कंपनी में डिसीजन ले सकते हैं। ये प्रमोटर्स जनरली दोस्तों एक नहीं होते, कम से कम 10-12 लोग हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 20-25 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी कंपनी के साइज के ऊपर। तो आपने जैसे अपनी कंपनी खोली, आपके साथ उसमें 10 लोग हो रहे हैं जिन्होंने उस पर पैसा लगाया है। अब मान लीजिए कि वो 10 लोग ही कंपनी में पैसा नहीं लगा रहे हैं, तो जब आप खुद ही अपनी कंपनी में पैसा नहीं लगाएंगे, इसका मतलब ये है कि आपको भरोसा ही नहीं है कि कंपनी आगे जाके ग्रो करेगी।
राइट। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि पब्लिक आपके कंपनी में पैसा लगाएगी। तो देखिए प्रमोटर्स का जब डेटा नहीं था तो ये मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था कि प्रमोटर्स का डेटा अवेलेबल ही नहीं है मनी कंट्रोल जैसी बड़ी वेबसाइट के ऊपर। तो ये एक काफ़ी नेगेटिव साइन है कि कंपनी के प्रमोटर्स ही कंपनी का स्टॉक नहीं बाय कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था यस बैंक स्टॉक के बारे में डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो यस बैंक स्टॉक से रिलेटेड या और कोई स्टॉक जो आपने अपने पोर्टफोलियो में बाय कर रखा है, लॉस में है, प्रॉफिट में है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं उसके ऊपर अपना स्टॉक का एनालिसिस जरूर करूँगा। अगेन मैं आप सब वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने आपको कोई स्टॉक की टिप्स नहीं दी है। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप इसको बाय करो सेल करो। ये एक एनालिसिस था, आपने एनालिसिस देख लिया है। इसकी वेबसाइट में नीचे डाल दूंगा, आप वेबसाइट पर जाके भी चेक कर लीजिएगा। अब आपको होल्डिंग करनी है, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आप समझदार है, आप अपना खुद का डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है दोस्तों, बेस्ड ऑन जो मैंने आपको एनालिसिस बताया है। वीडियो को क्लोज करने से पहले दोस्तों मेरे पास आपके लिए एक सजेशन है कि जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें तो हमेशा उसका पी रेशो जरूर चेक कीजिएगा और उस पी रेशो को इंडस्ट्री की पी से कंपेयर कीजिएगा। इस केस में अगर आप देखिए तो पी रेशो था 24 और इंडस्ट्री के पी था 9। तो पी रेशो इंडस्ट्री के पी से काफ़ी ज़्यादा है। तो कभी भी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा जिसका पी रेशो इंडस्ट्री पी से ज़्यादा है। इस केस में आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 3 गुना ही हो चुका है। जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें तो उसका पी रेशो इंडस्ट्री से कम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंडस्ट्री पी रेशो था 9, तो ये जो पी रेशो आप देख रहे हैं 24, इसको होना चाहिए था 9 से कम या 7 या 8। तो ये आप इसको ठीक बोल सकते थे, राइट। तो ये आपके लिए सजेशन है। फ्यूचर में अगर आप कोई स्टॉक बाय करेंगे तो आप इस तरीके से इसको एनालिसिस कीजिएगा। आपका क्वेश्चन ये होगा कि आपको ये मिलेगा कहाँ पर डेटा। तो अगेन मैं आपको वैल्यू रिसर्च वेबसाइट नीचे डाल रहा हूँ, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। जिस स्टॉक का आपको पी रेशो देखना है उस स्टॉक का नाम टाइप कीजिएगा। आपको पी रेशो एंड इंडस्ट्री पी रेशो दोनों नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई फीडबैक है, कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। और अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं फाइनेंस के बारे में ऐसी ही नई नई चीज़ें बनाते रहता हूँ, नए नए वीडियो लेकर आते रहता हूँ। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। आप लोग खुश रहे, समझदारी से निवेश कीजिएगा। मार्केट बहुत नेगेटिव है। और जय हिंद, जय भारत।